नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज केमिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो 11th क्लास का ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो जितने लोग जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग अपना नाम, स्कूल का नाम जरूर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिएक्शन इन सॉल्यूशन का। तो बेसिकली तो इसमें हमें जो करना है वो करना है कि हम किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का और उसमें कितना अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको किसी वॉल्यूम में दिखाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। तो किसी सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो अमाउंट ऑफ क्या है सब्सटेंस है, वो कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके वॉल्यूम को दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला तरीका है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैरिटी और चौथा है मोलैलिटी। ठीक है, चीजें मास परसेंट की बात कर लेते हैं। पहली बात, it is obtained by using the following reaction: mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. A solution is prepared by adding 2 gram of a substance. एक क्वेश्चन दे रखे इसमें, एक क्वेश्चन है इसमें। A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. मैं मास परसेंट आपको निकालना, सिंपल फॉर्मूले में रख दीजिए इसको। मास परसेंट ए जो हो जाएगा मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, 2 ग्राम इसमें आपको बताइए कि इसमें क्या है, मास है। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन को 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम को दोनों को जोड़ेंगे तो 18 ग्राम ऑफ वाटर है, टोटल हो जाएगा आपका 20 ग्राम। ये आपका जो बैठेगा वो बैठेगा 10% आपका आ जाएगा। सिंपल इसको फॉर्मूला आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ शुगर इन 60 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मास परसेंटेज फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय एडिंग द मासेस ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, तो उसमें जोड़ दीजिए आप कितना आएगा, तो 75 ग्राम आएगा टोटल जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है। अब मास परसेंटेज फॉर्मूला आपको दिए रखा है। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देना है। तो जो आपका आपका शुगर आएगा, शुगर का अलग से निकाल दीजिए तो 20% बैठ जाएगा, और वाटर का अलग से निकाल दीजिए तो कितना बैठ जाएगा, 18% आपका इसमें निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर जनरली हम देखा जाए तो एक रेशो है। ये क्या है, रेशो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी किसी कंपोनेंट, मान लो ए कंपोनेंट है और उस सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, मतलब कि देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट प्लस इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, ए प्लस बी। उसका एक कंपोनेंट क्या हो गया, उसका एक कंपोनेंट क्या हो गया, ए हो गया। तो ए बाई ए प्लस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर हम इसमें बी लगा दें, बी बाई ए बाई बी, ए प्लस बी, तो ये किसका हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ये आपका समझता रखा है कि इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन if a substance A dissolved in substance B and their number of moles is Na and Nb, इसमें Na Nb दिखा रखा है, then the mole fraction A and B are given है। तो A का आपका दे रखा है सॉल्यूट का और B का आपका दे रखा है सॉल्वेंट का, सेम वही दे रखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है हमारे सामने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल फ्रैक्शन है भाई, जो मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का। इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 1 होता है। जब आपसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 के बराबर होगी। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो एक बार इसको बड़े ध्यानपूर्वक और गौर से देखिए। ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा, अगर आप ध्यान से करेंगे तो जरूर आएगा। ठीक है, क्लियर है, और बहुत ध्यानपूर्वक इसे कीजिए। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको मदद नहीं मिल पाएगी।
इसलिए जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसे एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको मदद मिलेगी, अन्यथा आपको मदद नहीं मिलने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, और जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़िए। ठीक है ना? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मास परसेंटेज के ऊपर, जो आपको पहले बता रखा है, वो जेईई मेन 2023 में आ रखा है। A solution is prepared by adding 2 gram of X to 1 mole of water. Mass percentage of X in solution is, तो अगर आप उसका ध्यान से निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी बता रखा है, 10% इसका आने वाला है। एक बार आप सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जरा देखें। हमारे सामने है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.64 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 60 ग्राम ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज और वाटर का, वही है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट Na इज इक्वल टू Na प्लस Nb, ऐसे निकाल सकते Na, अगर Na का निकालना है आपको तो Na इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, ये निकालना है आपको। तो इसमें देख लो Na कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, और सॉल्वेंट कौन सा है, ये सॉल्वेंट हो गया वाटर, और जो ग्लूकोज हो गया वो सॉल्यूट हो गया, तो उसको निकालो ऐसे। ठीक है, उसको निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल दो पहले, तो ये इसी फॉर्मूले में रखेंगे इसको। ठीक है, तो आपका बैठ जाएगा इतना 0.0313। मोल्स ऑफ वाटर निकाल दो, या आपका बैठ जाएगा 3.333। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल लो, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको डाल दो। ठीक है, आपके बैठ जाएगा मोल फ्रैक्शन वाटर को इतना बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन में फॉर्मूला डिपेंडेंट है ना, आगे पीछे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूले पे जाइए और इसको करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने जरूर है, लेकिन फॉर्मूला डिपेंडेंट है, फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस जो हमने करा था उस पर फोकस होकर कीजिएगा, और उसको ही ध्यानपूर्वक इसको कीजिएगा। ठीक है ना, तो जो चीज आपको बताई जा रही है इसको फॉर्मूला डिपेंडेंट ही मानिए, और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको उसको करना है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोलैरिटी की, कि मोलैरिटी किसे बोलते हैं। सो इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, ये सबसे ज्यादा जो यूज्ड यूनिट है, पूछे जाने वाली यूनिट है, और इसको एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एम, और इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, वो उसकी मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 MB इंटू V, इसका होता है। तो WB इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मोलैरिटी होता है, तो इसको याद रखिएगा। फॉर्मूला इसको याद करना है, जो फॉर्मूला है बेटा इसको याद कर लीजिए, कि है ना। तो ये मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा, और इसमें कोई भी आपको 1 2 3 का कोई दो राय इसमें आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, मोलैरिटी का टेम्परेचर पे, या टेम्परेचर का मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इसको जरा देख लेते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखिएगा कि जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, जैसी मोलैरिटी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगी, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोलैरिटी जो होती है अगर वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। ठीक है, मोलैरिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अ कमर्शियली सोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, a commercially sold concentrated HCl 35% by mass, if the density of the commercial acid is 1.46 gram per ml, the molarity of the solution is, the molarity solution दिखाना है। atomic mass जो है इसका 35.5 AMU, H is equal to 1 AMU है, तो आपका जो निकलेगा आंसर वो निकल जाएगा 14.0 m। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नाउ क्वेश्चन, 4 gram of NaOH are dissolved in 200 centimeter cube of water. Find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution. ठीक है, अब मास ऑफ NaOH डिसॉल्व कितना है, 4 ग्राम।
मास ऑफ NaOH डिसॉल्व कितना है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना है 40 ग्राम। तो मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व कितना हो गया 4/40, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 0.1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन जो कि 200 सेंटीमीटर क्यूब है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, वो आपका 200 इंटू 10⁻³ लीटर आपका जो हम इसको कह सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये आपका बैठेगा 0.1/200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.5 ml। ठीक है, मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 0.5 मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर बैठेगा। तो फॉर्मूले में करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है हम लोगों ने। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, फॉर्मूले से ही सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी किसे कहते हैं, एक मिनट है, मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है प्रेजेंट है। यहाँ पर केजी का याद रखिए, यहाँ पर क्या है केजी। ठीक है, यहाँ पर केजी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, एक मिनट। ओके, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इट इज डिनोटेड बाय m। ठीक है, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000, MB इंटू WA ग्राम। तो WA इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, WB इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है कि ये हैंग हो गया है, तो एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट जरा देखें क्या दिक्कत आ रही है। कुछ तो दिक्कत आ रहा है इसमें। एक मिनट, इसको एंड कर देते हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत इसमें लग रही थी मुझे। कोई नहीं, दोबारा से इसको हम चालू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा ओके। ओके, ओके, मेरी आवाज़ साफ है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकली ग्लिच आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फाइन। एक मिनट हो जाएगा था, एक मिनट है। थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। एक मिनट बच्चों, सॉरी, ये कभी कभी ग्लिच कर देता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं रहती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। हम लोग थे मास परसेंटेज हमने कर लिया था, मोल फ्रैक्शन पे हम लोग मोलैलिटी के ऊपर, मोलैलिटी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, मोलैलिटी, ओके, तो उसी पे हम लोग थे, तो इसी को हम करने की कोशिश करते हैं। ओके, फाइन। तो मोलैलिटी की हम बात कर रहे थे। तो इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर याद रखिएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है। तो ये सॉल्यूट जो है
ये कितना प्रेजेंट है ये हमें पता करना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना यहाँ पर जब सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो किस में बात कर रहे हैं, केजी में, यानी कि यहाँ पर वेट की बात हो रही है। तो मोलैलिटी में हम क्या देखते हैं, वेट देखते हैं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में, ठीक है। तो डब्ल्यू ए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट्स को बोलते हैं, डब्ल्यू बी क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड्स को बोलते हैं, और एम बी इज इक्वल आपको पता है मोलर मास ऑफ सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मोलैलिटी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मोलैलिटी में, उसको देख लेते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। इसको याद रखिएगा कि देयर इज नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट आप इसको कर सकते हैं कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको याद रखिएगा कि मोलैलिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से मोलैलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे सामने, जरा देख लेते हैं इसको। okay. तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन एक्वा सॉल्यूशन इज 0.2, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, आपको पता लगाना है कि मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन की वो क्या रहने वाली, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 13.88, ऑप्शन बी है 1.388, ऑप्शन सी है 0.138, ठीक है, और 4 है 0.0138। तो आंसर आपका आएगा 13.88। एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है कि एक्सपी इज इक्वल टू 0.2, एक्स इज इक्वल टू 0.8। और मोलैलिटी जो है वो आपकी रहेगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मोलैलिटी एम एक्स बी इंटू 1000 एक्स ए इंटू एम ए इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1000, 0.8 इंटू 18, 13.88 एम, इसका मोलैलिटी रहेगा, ठीक है। इसको इसको याद रख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये एक दिक्कत कर रहा है क्योंकि इसमें टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो इसीलिए मैं इस क्लास को फिलहाल यहाँ पर एंड कर देता हूँ ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं।